मेन मेन कीवर्ड्स आज पढ़ने हैं, और वो कीवर्ड्स पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सीट सभी के पास पहुंच गई? चलिए, सीट रख लीजिए, बात कर लिया जाए। उम्मीद करता हूं कि एक हम कुछ ज्यादा विशेष नहीं किए, लेकिन इतना जरूर कर लिए हैं कि हमें सीसेट में घर पे नहीं पढ़ना है। ये सबसे पहले से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। घर पे पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत मैटर है जीएस का। सीसेट में हमें 30 क्वेश्चन सही करने के लिए क्लास बहुत है, और उसके लिए आज हमें पढ़ना है कि एक टाइप आता है। इससे वास्तव में हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा कंप्रिहेंशन किस टाइप से आया है, डायरेक्ट आया है या इनडायरेक्ट आया है। तो कंप्रिहेंशन आते कितने प्रकार के हैं, तो थोड़ी सी मैंने कल चर्चा की थी कि कंप्रिहेंशन हमारे पेपर में कितने प्रकार के आएंगे। 2 प्रकार के, मतलब वो तो हमारा एरियाज है, वो तो हमारा एरियाज है कि इन्वायरमेंट से आएगा, इकोलॉजी से आएगा ना। इसके बाद जो बचा मैटर होगा वो एजुकेशन से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। लेकिन हमारे सामने एक प्रश्न ये आया कि कंप्रिहेंशन हमारा कितने प्रकार का है। अगर मैं कंप्रिहेंशन के बारे में आपसे बात करूं तो हमारे पास 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक का नाम होगा डायरेक्ट, और एक का हमारा नाम क्या होगा, इनडायरेक्ट। मैं डायरेक्ट की बात करूं तो आप सब लोग अगर एक बार प्रीवियस, कल भी आपने 2 या 3 क्वेश्चन किया, डायरेक्ट का अप्रोच हमारे पेपर में रियर है। डायरेक्ट में कुछ नहीं है, मतलब डायरेक्ट में तो बस इतनी बात है कि बोथ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव सो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, बोथ स्टेटमेंट नेगेटिव सो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यानी कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कथन नेगेटिव होगा तो निष्कर्ष हमारा कैसा होगा। उसमें मैंने आपसे बस इतना ही कहा कि जो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते हैं, मेन हमें पढ़ना है आज इनडायरेक्ट के बारे में। डायरेक्ट में क्या आता है, या तो कहेगा कौन सा कथन हमारा ट्रू है, या कौन से किसकी बात कर रहा है। लेकिन ऐसा पेपर में या तो टाइटल के बारे में बात कर लेगा, किसके बारे में बात कर लेगा, टाइटल के बारे में बात कर लेगा कि वास्तव में जो आपके समझ कंप्रिहेंशन है इसका टाइटल क्या है, या टोन के बारे में बात कर लेगा। किसके बारे में बात कर लेगा, टोन क्या है। या मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है फैक्ट डाटाबेस से कोई क्वेश्चन उठा दे, क्योंकि आज के पेपर में यह भी देखा गया है कि पूछ ले कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 ना 140 करोड़ है, तो उसमें फैक्ट डेटा उठा सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस है। हाँ, फैक्ट डेटा कहाँ उठाता है, जो हमारा एग्रीकल्चर एरियाज है, एग्रीकल्चर एरियाज में कहां से, उसमें जो हमारा कभी कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो है क्वेश्चन आ जाता है, वहां से फैक्ट डेटा उठा लेता है, तो वहां से हमारा क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। लेकिन जब भी फैक्ट डेटा उठाएगा तो वहां से एक प्रश्न आएगा, इसका नाम होगा एजम्पशन। क्या नाम होगा, एजम्पशन होगा। और एक क्वेश्चन देखिए, आप मैम से बात की जाएगी। मैम सभी की बात करते हैं, आप सभी लोग कभी न कभी किसी की बर्थडे पार्टी में गए होंगे, कभी शादी में गए होंगे, तो उसी फैक्ट डेटा से जब एजम्पशन बनाऊंगा तो वो क्वेश्चन कहां पहुंच जाएगा, इनडायरेक्ट में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन बनाएगा कैसे, जैसे मैं मान लू योर नेम मैम, राबिया मैम जी, राबिया मैम को एक कार्ड आया, बड़ा अच्छा बर्थडे कार्ड था। उसमें लिखा था कि चाइनीज फूड है जबरदस्त वाली, मतलब कुछ भी छूटा नहीं है, सब चाइनीज फूड। वो आपको वहां इन्वाइट किया गया है, तो वहां एजम्पशन क्या बनाएंगे, आपको वहां जाना है, एजम्पशन आपका क्या होगा। उस कुछ हमारे कंप्रिहेंशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कंप्रिहेंशन में बस इतना लिखा है कि यू आर इनवाइटेड टू इन दिस पार्टी, ठीक है। और बड़ा अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में लिखी हैं, और जिसके पास कार्ड पहुंचा सबके बारे में अच्छी बातें लिखी। आप क्या एजम्पशन बनाएंगे, पहली बात तो उसमें एक डायरेक्ट बात लिखी गई कि वहां पर चाइनीज फूड मिलने वाला है, वो तो एजम्पशन आपका हुआ नहीं। एजम्पशन क्या है, पहला एजम्पशन ये बनाया है कि अच्छा पार्टी में जाना है तो गिफ्ट लेके जाना है, कहीं लिखा था क्या, जल्दी बताएं। किसी शादी में कभी आता है, आप पास कार्ड आया, उस देखिए क्वेश्चन कहां से मूवमेंट कर गया, आप पास शादी में कोई लिखता है भैया क्या ऐसा है कि इस शादी में आना फैमिली विद फैमिली, देन 1000 पे, मतलब कुछ लिखा होता है, ये अपने आप सोचते हैं। कोई ऐसा है कि कभी लिखा हो, मैंने बस एक कहीं लिखा हो कि शादी में आइएगा गिफ्ट लेकर आइए, कहीं लिखा रहता है, कहीं नहीं लिखा रहता, मैंने तो नहीं देखा। वो हमारा क्या हो गया, एजम्पशन हो गया।
एक और एजम्पशन बन गया। अच्छा केक में जा रही मैम, मैम कहां जा रही है? तो उसमें जब लिखा है चाइनीज मिला यार, लेकिन एक और एजम्पशन बन गया कि क्या मिलेगा भाई, जब जा रहे हैं केक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साफ साफ उसमें लिखा था, हमारे कंप्रिहेंशन में लिखा है कि आपको इनवाइटेड पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, बढ़िया है। एजम्पशन आपने क्या बना, ये डायरेक्ट हो गया। और एजम्पशन में वही कंप्रिहेंशन अगर एजम्पशन की बात करेगा तो उसमें दो एजम्पशन बन गए। एक तो बन गया कि हमें क्या लेकर जाना है, गिफ्ट, और एक बन गया कि वो लिखा तो था चाइनीज खाना, लेकिन दूसरा एजम्पशन क्या बना, मुझे क्या मिलेगा, केक मिलेगा। अब यानी कि पूरा पूरा कंप्रिहेंशन मोमेंट कर गया, पूरा कंप्रिहेंशन हमारा क्या कर गया, मोमेंट कर गया। जब मोमेंट कर गया तो डायरेक्ट से हम कहां पहुंच गए हैं, इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट का पहला जो हमारा रूल होता है उसका नाम क्या है, एजम्पशन। क्या नाम है, लिखिए। इनडायरेक्ट में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो उसकी जो थीम हमारे सामने पहले आएगी। डायरेक्ट में तो ठीक है, ट्रू है, फॉल्स है, टाइटल है, टोन है या फैक्ट डेटा है। और इनडायरेक्ट में हमारे पास पहले सब क्या समझ में आ गया, एजम्पशन आ गया, आर्गुमेंट आ गया, कामा करके लिखिएगा, एजम्पशन, आर्गुमेंट। एजम्पशन की हिंदी जानते क्या होती है, पूर्व धारणा। एजम्पशन की हिंदी क्या होती है, पूर्व धारणा। आर्गुमेंट आ गया, आर्गुमेंट क्या होता है, मतलब जो सत्य है वो सत्य है और जो असत्य है वो असत्य है। लेकिन यहां पर लॉजिकल तर्क आएगा, यहां पर जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आर्गुमेंट आएगा वो कहां से कैसे तर्क आएगा, लॉजिकल तर्क आएगा, सीधा कोई नॉर्मल। अगर डायरेक्ट तर्क हो जाए तो कंक्लूजन हो गया, अगर डायरेक्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन। लेकिन यहां जो तर्क निकल के आएगा जिससे हम क्या कहा, आर्गुमेंट, वो लॉजिकल कंक्लूजन कहलाएगा। कौन सा कंक्लूजन, आगे कमा करके लिखिएगा, असर्टेन, असर्टेन, सेंट्रल थीम, सेंट्रल थीम, मेन आइडिया, मेन आइडिया, सेंट्रल थीम। अच्छा आपने कहा सर टाइटल और सेंट्रल थीम में अंतर क्या है, आपने कहा कि सर ऊपर आपने लिखा टाइटल और नीचे क्या लिखा है, सेंट्रल थीम। बेसिकली यहां पर विशेष कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो ऑथर है वो कहना क्या चाहता है, इस बात को वहां डायरेक्ट तो नहीं लिखा होगा, डायरेक्ट तो नहीं लिखा होगा। मेन आइडिया, एसेंस ऑफ द पैसेज, एसेंस ऑफ द पैसेज, वास्तव में इस पैसेज का सार क्या है, पैसेज का निष्कर्ष क्या है, क्या कंक्लूजन दिस पैसेज, ये हमारा। अच्छा यही वर्तमान का पैटर्न, वर्तमान का पैटर्न हमारा क्या है, इनडायरेक्ट वाला। अजम्पशन क्या है, आर्गुमेंट क्या है, एसेंस ऑफ पैसेज क्या है, टाइटल क्या है। अब इनको समझने के लिए आपके पेपर में आपको एक सीट दी है, अभी मैं आपको बताऊंगा, नीचे लिखिएगा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में जो सबसे ज्यादा फेमस का कीवर्ड्स है उसका लिखिएगा। एक शब्द आया जिसे मैंने कहा कोलैबोरेट, कीवर्ड्स में पहला कीवर्ड है कोलैबोरेट। हाँ मीन्स कोलैबोरेट कौन बताएगा भैया, कोलैबोरेट मीन्स कौन बताएगा, हाँ कोलैबोरेट, कंफर्म करना। जैसे एक पैसेज आपको मिला है, मैं अभी बता दूंगा। हाँ सबसे पेज लास्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 करना नहीं है, मेरा समझ लीजिए, फिर अपने उत्तर अपने आप मिलेगा। इसका मतलब ये देखिए, ये जो आपका पेपर मैंने आपको दिया है, ये आईएएस का पेपर है 2021 का, और तब हमारे सामने पहले से, जैसे मैंने कहा, वर्तमान का जो पैसेज आने की संभावना है, उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा पैसे आने की संभावना यूक्रेन और रूस का विवाद आ चुका है, आ चुका है। इसका मतलब हमारे पास कोलैबोरेट का मतलब ये होता है कि एविडेंस जो है, आप जो है आपके समक्ष, जैसे किसी ने कहा, आपको जज के सामने प्रस्तुत किया गया और आपसे कहा गया कि सर ये बताइए आपने इनको देखा था,
हाँ सर, रात के 11 बजे मैंने स्टोर के समक्ष इनको खड़े हुए देखा था, लेकिन ये बात आपने कह दी, लेकिन इसका तो प्रूफ मांगा जाएगा, साक्ष्य मांगा जाएगा। तब आपने कहा सर वहां मैंने देखा था सीसीटीवी भी लगा था, तो वहां से क्या लिया गया, सीसीटीवी फुटेज लिया गया और पता चला उसमें दिख रहा है कि हाँ 10 बजे मैंने कहा था कि मैंने 10 बजे इनको उस स्टोर के सामने देखा था, और सीसीटीवी में क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। और वास्तव में ये जो आप बात कर रहे हैं वो बात उसके सामने क्या हो गई। तो लिखिए कोलैबोरेट एविडेंस दैट सपोर्ट एन आइडिया, एविडेंस दैट सपोर्ट एन आइडिया। आपने जो बात कही वो पूर्ण रूप से क्या हो गई, सत्य। आपने जो, इसका मतलब क्या है, आपने जो कहा या न्यू एविडेंस प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, न्यू एविडेंस या कोलैबोरेट मींस क्या होता है, न्यू एविडेंस प्रस्तुत किया, उसका मैंने क्या दे दिया, साक्ष्य दे दिया, प्रमाणित कर लिया। तो जब कभी ऐसा पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित रहेगा, किससे संबंधित रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर से, तो ये विकल्प मिलना एकदम कंफर्म है, कोलैबोरेट नाम का शब्द कीवर्ड में मिलेगा। और जब मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे शब्द मिला, जैसे पैसेज आया तो वैसे आपने कंफर्म कर लिया कि ये पैसेज किससे संबंधित है, एविडेंस से संबंधित है। एविडेंस कैसा होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए, और एविडेंस को प्रूव करने के लिए कोई न कुछ, हम ऐसे नहीं कहेंगे मैंने इनको देखा था प्रूव करो, आप प्रूव नहीं कर सकते जब तक उसके पीछे कोई साक्ष्य नहीं होगा, तब तक हम प्रूव। सेकंड पॉइंट लिखिएगा जिसका नाम आपने कहा एजम्पशन, दूसरा पॉइंट है एजम्पशन, दूसरा पॉइंट है एजम्पशन। एक इसमें लिखिएगा, नॉट स्टेटेड बट एजम्प्ड टू बिफोर, नॉट स्टेटेड बट एजम्स टू बी ट्रू, सॉरी एजम्स टू बी ट्रू, एजम्स टू बी ट्रू, बट सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या बना रहे हैं, उसके पीछे पूर्व धारणा बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं भाई, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा गिफ्ट लेकर आना, लेकिन फिर भी हम क्या लेकर जा रहे हैं, कभी गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, उसमें एकदम एकदम कंफर्म लिखा है कि चाइनीज फूड मिलेंगे, फिर भी हम पूर्व धारणा बना रहे हैं कि हमें क्या मिलने वाला है, केक मिलने वाला है। तो उस क्वेश्चन के बारे में जिससे कोई पैसेज ऐसा संबंधित आ जा रहा है, उस पैसेज में अगर ऐसी कोई बात कही जा रही है तो जी हिंदी में पहला वाला दूसरा वाला एजम्पशन वाला मैम लिख लीजिए, पूर्व एजम्पशन का मीन्स है पूर्व धारणा, पूर्व धारणा। हम हिंदी में तो बड़ा लंबा लिखाना पड़ता, देखो हमारे पैसेज में, हिंदी में तो मतलब हिंदी में बड़ा लंबा लिखाना पड़ता, हमारे पैसेज में जो निष्कर्ष पूर्ण रूप से नहीं दिया गया होगा उसकी भी हम क्या बनाते हैं, पूर्व धारणा। जो निष्कर्ष पूर्ण रूप से नहीं दिया गया होगा उसकी भी पूर्व धारणा बनाते हैं। पूर्व धारणा देखिए, अब तो ग्लास नहीं है तो बड़े आराम से पूर्व धारणा समझाई जा सकती है। ये बोतल है, मैं यहां बैठा हूं और ये आपके समझ रखी है, आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं, आपसे कहा गया इसकी एजम्पशन बना के दिखाइए। अब एजम्पशन इतनी आप समझिए, इतने एजम्पशन बन सकते हैं जिनके बारे में हम तुलना नहीं कर सकते। नंबर 1, ये बोतल में पहला वाला इंटरव्यू देने वाला आया होगा तो आधा पानी पिया होगा, बन गया। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि हमने ऑलरेडी आधा पानी ही रखा था, मतलब अभी ग्लास होता है तो आराम से, मतलब 3 ग्लास रखे हैं, दो ग्लास मैंने पी लिया, 1 ग्लास रखा है, अब बनाओ जितनी मर्जी चाहे पूर्व धारणा बनाओ। इसीलिए यहां पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। समस्या तो आपके सी सेट में यही है कि हम जो अगर डिटेल में कंप्रिहेंशन आ गया तो हम उसको वास्तव में वहीं से थोड़ा पढ़ेंगे, टाइटल पढ़ेंगे, मेन थीम पढ़ेंगे, सेंट्रल पॉइंट पढ़ेंगे,
ना उसका टोन देखेंगे, और जहां देखा ना टोन मिल रहा, ना टाइटल मिल रहा, ना मेन आइडिया मिला, ना क्रस मिला, वहीं से छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे। यही आपको समझाना है। 26 आएंगे, हमें 15-16 करना है। कितना करना है? अच्छा, हिंदी वाले बच्चे सबसे ज्यादा यही करते हैं, मैं खुद देखा हूं। मैंने सिस्टेट में क्या देखा है, हिंदी वाले लोग क्या करते हैं कि रीजन है उधर वाला, ये लोग इतना इस पर मेहनत कर लेते हैं। वो लोग मैथ नहीं करते, मैथ वाला बिहार वाला विद्यार्थी करता है। सत्य है, मैथ कौन करेगा? बिहार वाला विद्यार्थी क्या करता है? मैथ करता है। आ जाओ मैदान में, मैं मैथ करूंगा। और अपने यूपी में देखा हूं, ये लोग क्या करते हैं, मतलब जो वास्तव में किसी भी बच्चे से बात करूं, सर मैंने 2400 किया है। हमने कहा कितना क्वेश्चन था? सर 28 क्वेश्चन था, 24 पैसेज था। मैक्सिमम अगर गलत होगा तो 1 2 3 गलत होगा, इससे ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि वो 5 बार पढ़ लेते हैं। एक पेन उठाया, उसमें देखा कि अच्छा हिंदी में बार बार पढ़ रहे हैं, और बोध आ गया अंडरलाइन ना, धारणा आ गई अंडरलाइन, कॉन्सेप्ट। वो अंग्रेजी पढ़ते ही नहीं, वो कहां पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी वाला जैसे आपको बात करें, जिसे कहता है शोधकर्ता ने मटर की कीड़ों और रस चूसने वाले कीड़ों से, जैसे उनको मटर की कीड़ों को पी इफेक्ट वाला भी नहीं, मतलब ये तो अब पेपर में है, 18 से पहले ऐसा नहीं था। पहले हिंदी बड़ी क्लिष्ट थी, तो हुआ कि अब उसको बाइलिंगुअल ना लिखकर देवनागरी लिपि में लिख देते हैं। जैसे एक शब्द आता है, इसका नाम होता है इदम। अब बच्चा इदम नहीं पढ़ा तो ब्रैकेट में वो इसको लिखते हैं इड। वैसे इड ऐसे थोड़ा लिखा जाता है, इड तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उसको किस में लिख देते हैं? देवनागरी में, कि अगर कोई विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो वो इड पढ़ ले। अगला लिखिएगा उसमें, कंक्लूजन। कंक्लूजन हिंदी होती है निष्कर्ष। कंक्लूजन निष्कर्ष। इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन में एक शब्द निकल के आता है, नॉट एक्सप्लिसिटी। नॉट एक्सप्लिसिटी क्या होता है? नॉट एक्सप्लिसिटी जी, हाँ एक्सप्लिसिटी। और जिसमें लिख दिया जाता है कि इंडिकेट टू यूजिंग दिस हिंट। ठीक है, इसे लिखिएगा। असर्टन हो गया, अजम्पशन हो गया, आर्गुमेंट हो गया, पर्पज हो गया। पर्पज लिख लियो। पर्पज, हिंदी पर्पज की क्या होती है? उद्देश्य। उद्देश्य, पर्पज, मेन आइडिया एंड क्रक्स, CRUX। या तो मेन आइडिया लिखेगा या क्या लिखेगा? क्रक्स। ना, मेन आइडिया मतलब समझते हैं मुख्य विचार या मुख्य थीम। और मेन हमें यहां पर अगर मैं बात करूंगा, और पेपर में बस इतना जानना है कि हमें 50 सेट करने हैं 2015 से लेकर 2022 तक, और हर सेट में 23, 24, 25 पैसेज मिले हैं। मतलब अगर हम 50 तो 2 ही सेट में पूरे हो जाएंगे ना। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा फिर पेपर प्रीवियस देखना है, उसके लिए अध्ययन करना है। और पेपर का जो पैटर्न है सिर्फ वह सिर्फ इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, और इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर, बस। बाकी एक आधा कभी, हाँ जैसे अब मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित एक आधा पैसेज मिल जाता है। जैसे पिछली बार भी एक शब्द ग्लोबल वार्मिंग से मिला। क्यों मिला? क्योंकि वास्तव में उस पर बहुत चर्चा हो रही है। हाँ, पिछली बार एक क्वेश्चन हमारा आतंकवाद पे भी मिला है। कहां से मिला? क्योंकि उस पर हमारी क्या होती, G20 सम्मेलन के बारे में दे दिया। तो अब आप समझिए कि जो विद्यार्थी वास्तव में कर रहे हैं कंप्रीहेंशन, लेकिन इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ गई? इसके लिए हमें जरूरत पड़ जाती है किसकी? वास्तव में वर्ड पावर की, मीनिंग की। यहां पर अगर, और इसके बाद G20 सम्मेलन आ गया, तो G20 सम्मेलन की पूरी डिटेल अगर आपको ऑलरेडी पता है, इसका अध्यक्ष कौन है, G20 में कितने लोग शामिल हैं, और या उस ईयर की थीम क्या थी, ये भी समस्या है ना, कि आपको ऑलरेडी पता हो।
अच्छा, कभी कभी लिखता है, कभी कभी। मेन समस्या इनडायरेक्ट पैसेज में लिखता नहीं है सर, वो ऑलरेडी आपको निकालना पड़ेगा कि G20 सम्मेलन का 2022 की थीम क्या है। तो अब अगर हमारा नॉर्मल है, क्वेश्चन हमारा कहां से आ गया, कंप्रिहेंशन है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि G20 सम्मेलन की थीम क्या है। अब इसका मतलब उस पैसेज में तो कहीं पर है ही नहीं। जब उस पैसेज में कुछ है नहीं, तो इसका मतलब G20 सम्मेलन की थीम हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने पैसेज करिए, फिर मैं बात करूं आपसे। आप पास पैसेज आज कितने हैं? 5-15 मिनट, और एक भी गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए समय आपको कितना मिनट दिया हूं, गलत एक भी नहीं होना चाहिए। अपना पेन उठाइए, जो आपको वर्ड टफ लगे अंडरलाइन करिए। सीट आप पास है, करिए। 12-12-4 हुआ, 12-19 पे मैं आपसे सीट ले लूंगा।
हो गया, हमें दीजिए। पहले से कर लिया था कि इतनी देर में कर लिए सारे? चलिए, अच्छा अभी समय बचा है मेरे पास। ये था, नोट कर लीजिए। जो कुछ है नहीं इसमें, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है कि हाँ अलग हो, बार बार पैसे नहीं पढ़ना है, समय को बचाना है। आप लोग कहिए, अभी आपका हुआ नहीं है, जिनको हो गया उनसे बात कर रहे हैं। ओनली, ऑल, कंप्लीटली। एक बार पैसेज नंबर 1 का उत्तर दोबारा करिए। हो गया सर, सभी हो गया, बढ़िया। इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे नोट करना। दो मिनट शेष है, 3 मिनट। जी मैम। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि विकल्प एलिमिनेट करना सीखेंगे। करने से अच्छा तरीका यह है, विकल्प एलिमिनेट करेंगे। और मैम जैसे आपका उत्तर मैंने देख लिया, तो उसमें इसलिए मैं आपसे बात कर रहा था क्योंकि आपने जो उत्तर दिया है, जो उसमें जो है उस पैसे से 50% बात तो की गई, लेकिन 50% बात की ही नहीं गई है। पहले 4 जो आपने आंसर दिया, इसको एक बार पढ़िए, फिर थीम पे आइए। सर हो गया, स्पीड बढ़ाना है। 11 मिनट हो चुका है, आपको सीट दिए। विकल्प एलिमिनेट करना सीख जाए, उत्तर अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। मेन
मेन हमें जो पर्पज हमारा है विकल्प एलिमिनेट करना और कुछ नहीं। दो हमेशा एलिमिनेट होगा, दो नहीं होगा। पहले में लिखा है रीडिंग पैसेज फर्स्ट टाइम देन आंसर, मतलब एक बार में पैसेज करे, इसके बाद क्या करिए, उत्तर करिए। फिर लिखा है अवॉइड स्ट्रीम आंसर ओनली ऑल कंप्लीटली। मैंने पहले दिन कहा अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो इसका मतलब उत्तर भी हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर ऐसा कोई शब्द आया तो हमें ओनली ऑल, और हम किसके बारे में, कंप्लीटली के बारे में बात नहीं करेंगे। ये बात सच है कि अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है तो हम ओनली के बारे में बात नहीं करें, हम बाउंडेड के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ऑल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कंप्लीटली के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन ही नेगेटिव है तो मैं बिल्कुल बात करूंगा। अवॉइड रीडिंग मेनी टाइम, पता चले आपने 3-4 बार पैसेज पढ़ा तब उत्तर दे रहे, तो इसके मतलब आप अगला प्रश्न करिए, वो ज्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन पर ज्यादा समय आप मत दीजिए। लिखा है लुक फॉर प्रोबेबल ऑप्शन, यानी कि जैसे हिंदी में से कहते हैं संभावना, हिंदी में क्या कहते हैं, यानी कि प्रायिकता, यानी कि मतलब ये देखेंगे कि इस पैसेज से कौन से प्रश्न की संभावना बन सकती है, या कि कौन सी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा उत्तर सही नहीं होगा। ट्राई टू एलिमिनेट आउट ऑफ ना कंस्ट्रक्ट या इनग्रेट, मतलब वास्तव में हमें क्या सीखना है, इस विकल्प के बारे में सीखना है कि कौन सा विकल्प हटाना है, ये पहले सीखना है। एलिमिनेट करना सीखना है कि अगर हमारा कोई विकल्प पैसे से संबंधित डायरेक्ट नहीं होगा तो उस विकल्प को हम पहले क्या देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ऑलवेज चॉइस ना एक्सप्लिसिट, ना इसका मतलब जानते हो डायरेक्ट डेटा, जो मतलब वास्तव में जो सत्य है वो सत्य है, वो फैक्ट देता है कि ऐसा है। 1.4 मिलियन मतलब या 1.40 करोड़ इंडिया की जनसंख्या है, जहां से वो एकदम जहां पर क्या दे दे, फिक्स दे दे, जो ट्रू है वो ट्रू है, जो फॉल्स है वो फॉल्स है। आंसर ओनली एंड ना एक्सप्लिसिटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बिल्कुल वास्तव में आंसर आपको किसके अकॉर्डिंग करना है, पैसेज के अकॉर्डिंग करना है, आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज। अब उम्मीद करता हूं आपका समय समाप्त हो गया है, जो आपको सीट मिली, और सीट समाप्त होने के बाद हमें रिसर्च स्टिमुलेटेड स्टेट ना लाइटिंग और आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट कंटेनिंग पर, इसका उत्तर बता दीजिए। ए, डी, डी, डी सर उत्तर ए आपका, ए। और बताएं, इसकी मतलब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसका उत्तर या तो ए है या तो डी है। आप लोगों के अकॉर्डिंग आयोग ने ना तो इसका उत्तर ए माना है, ना तो इसका उत्तर डी माना है। अभी मैं बताऊंगा क्यों। बी इज द राइट आंसर। चलिए मैं बात करूं आपसे, जैसे मैंने डी के बारे में आपसे बात किया, सबसे पहले हमने पैसेज पढ़ा, पैसेज में लिखा क्या है, एक हमें कंक्लूजन बता दें कोई। मैं आप बता, पैसेज का निष्कर्ष समझ में आ गया। किसको इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट में किसको कर रहा है, उसने कहा, उसने जो क्वेश्चन में लिखा है उसने ये कहा कि जो वास्तव में एलईडी लाइट एंड एम्बर लाइट सिमिलर टू सोडियम स्ट्रीट लैंप। फिर नीचे लाइन में सबसे नीचे आ जाइए, लिखा नंबर ऑफ इफेक्ट वाज आल्सो सिग्निफिकेंटली सपोर्टेड अंडर द लाइट ट्रीटमेंट ड्यू टू द लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल, लिखा है। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन पढ़े, लिखा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट बेस्ट। मैंने कल भी आपसे बात किया था कि आपके पेपर में 2 विकल्प 3 विकल्प भी सही हो सकते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट विकल्प कौन सा सही होगा ये चयन करना होता है। क्योंकि आपके पेपर में ये वनडे एग्जाम तो पेपर है नहीं कि ऐसा है एक सही है बाकी 3 क्या है गलत है, यहां सब सही है। पहला विकल्प सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा सही है, बात किसके कर रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। और जो चौथे नंबर विकल्प की अवॉइड क्यों करूंगा, आप आ जाइए वापस। सही क्वेश्चन नंबर 4 में विकल्प में लिखा था प्रॉपर इंसेंटेसिटी,
of light in an ecosystem is important not only for plant but for animals too. उसने क्या लिखा है? उसने कहा किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश न केवल पौधों के लिए बल्कि प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या वास्तव में पैसेज में प्राणियों के लिए कोई बात कही गई थी? सर आपको एलिमिनेट करना है। सही है मैंने कहा, लेकिन वास्तव में जिसे मैं बात कर रहा हूं पैसेज के अकॉर्डिंग उत्तर देने की, अकॉर्डिंग ना आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, पैसेज में कहीं भी प्राणियों के बारे में बात की नहीं गई। अच्छा, जब प्राणियों के बारे में बात की नहीं गई तो हम उत्तर दे सकते हैं? अच्छा, दोबारा आपने पढ़ा तो उत्तर भी आ गया, इसका मतलब आपने कुछ तो एज्यूम किया होगा ना। क्या पैसेज में कहीं पर भी आप मतलब एक जगह बताए प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट बट फॉर एनिमल्स टू। क्या पैसेज में कहीं पर एनिमल्स के बारे में बात की गई? तो डी विकल्प तुम्हारा नहीं होगा। यही तो सीखना है, पैसेज करने से अच्छा है हमें विकल्प एलिमिनेट करना सीखना है। तो डी तो नहीं होगा। अब ऊपर आ जाओ, ए जो आपने कहा, आपने उत्तर क्या बताया? ए इंग्लिश, उसमें आप पैसेज पढ़िए, मतलब उसका विकल्प पढ़िए। लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट एज कंपेयर्ड टू हाई इंटेंसिटी लाइट। क्या वास्तव में वहां पर वास्तव में कंपेयर किया गया है, लेकिन किससे? सोडियम से, सोडियम लाइट से बारे में बात की गई। और इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं कह रहा है। कह रहा है क्या? उसने कंपेयर की बात कर रहा है। उसने कहा कि एलईडी लाइट एंड एन एम्बर लाइट सिमिलर टू सोडियम स्ट्रीट लाइट, और उसमें तो सोडियम स्ट्रीट लाइट की बात कर रहा है, और यहां पर कंपेयर किससे कर रहा है पता नहीं। बी में क्या लिखा है? लाइट पोल्यूशन कैन हैव ए परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। ये बात सही है कि वास्तव में प्रकाश प्रदूषण का किसी परिस्थिति तंत्र पर स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा देखिए, इसमें भी लिखा है पड़ सकता है। आप समझिए कोई डायरेक्ट उत्तर है ही नहीं। डायरेक्ट उत्तर हमारा कैसा है? इनडायरेक्ट है। अब आप समझिए, ये एक शब्द निकल के आया था, लुक फॉर प्रोबेबल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑप्शन। अगर कोई ऐसा विकल्प नहीं मिलेगा तो उनमें से जो संभावना या प्रायिकता से संबंधित होगा उस प्रश्न का उत्तर मैं वो दूंगा। डी तो डायरेक्ट गलत कर लो, क्योंकि उसमें एनिमल के बारे में कोई बात नहीं की गई। ए हमारे पास ए बी में कंफ्यूजन हो सकती थी। अच्छा, हमारे पास सी में कंफ्यूजन किसी प्रकार नहीं हुई। देखो, आपने किसी ने सी बताया भी नहीं, क्योंकि सी में लिखा था व्हाइट लाइट ए बेटर फॉर द। हाँ, व्हाइट लाइट के बारे में क्या कोई बात कही गई थी? उसने जो बात की एलईडी लाइट के बारे में बात की। बात ना वहां पर लिखा होगा, लेकिन उसका सेंटेंस पढ़िए। उसने हाँ लिखा कि अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में श्वेत रंग प्रकाश बेहतर है, ऐसी कोई बात कही। सी डी तो कट गया था। ए बी में कंफ्यूजन हो सकता था, मैं खुद कह सकता हूं, लेकिन ए बी में खुद लिखा है कि उच्च तीव्रता युक्त प्रकाश की तुलना में निम्न तीव्रता युक्त प्रकाश का पौधों पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये भी डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, तो उत्तर कौन सा सही? 1 का बी इज द राइट आंसर। जब हम 50 सेट कर लेंगे तब हमें समझ में आएगा, आइए मैदान में। और ये बात सच है। कितने करेंगे हम लोग? 50। कुछ यहां करेंगे, कुछ घर करेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर बता दो। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट। कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर? डी। अच्छा चलो, कहीं से डी उत्तर आया और ए भी आया और डी। अच्छा, सिर्फ डी ठीक है, डी पर ज्यादा बहुमत है। और बता, बताए सर? सी। अच्छा, सी भी बहुमत में आ गया। ठीक है, और बताएं? ए आ गया, सी आ गया, डी। मतलब आप लोगों को बी कंफर्म में नहीं होगा। आपका उत्तर क्या है? ए। आपका सर? सी डी। अच्छा, डी पे बहुत ज्यादा। चलिए मैं पढ़ लेता हूं एक बार। मैम थोड़ा खड़ी हो जाइए, बढ़िया सा।
बैठ जाइए। उसने साफ साफ क्वेश्चन का अगर आपने निष्कर्ष समझ पाया है, इसका निष्कर्ष क्या है, कौन बताएगा? मैंने कहा था कि ऐसा है, ए वाइड स्ट्रीम आंसर ऑल ओनली या कंप्लीटली। अगर हमारे पास पैसेज पॉजिटिव है तो हम ऐसे विकल्प को हटाने की बात करूंगा। उसने सीधे सीधे कहा कि विकल्प में लिखा है, अगर मैं बात करूं सभी पुष्पधारी पौधों की जातियों में 80%। अच्छा, यहाँ पर एक बात किया, डेटा फिक्स दिया है, डेटा कितना फिक्स दिया है? 80% डेटा फिक्स दिया है। 80% परागण प्राणियों द्वारा होता है, जिसमें पक्षी और स्तनधारी प्राणी शामिल है, किंतु कीट मुख्य परागणकारी हैं। परागण में हमें पौधों से उत्पन्न कई औषधियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खाद्य उपलब्ध कराने के उत्तरदायी हैं। विश्व की कम से कम 1/3 कृषि फसलें परागण पर निर्भर है। परागण के लिए मक्षिका सर्वाधिक प्रभावी वर्ग है और 400 से अधिक फसलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परागण एक, अच्छा आपने साइंस, इसमें से कोई साइंस का स्ट्रीम विद्यार्थी है, इंटर में बायो लिया हो तो इनके बारे में आपने खूब सुना होगा। अच्छा ठीक है, परागण एक ऐसी अनिवार्य व्यवस्था है जो पौधों और प्राणियों के बीच जटिल संबंधों का परिणाम है। इनमें से किसी की भी कमी या ह्रास होने से दोनों का अस्तित्व प्रभावित होता है। प्रभावी परागण के लिए मूल प्राकृतिक वनस्पति की आश्रय जैसे के संसाधनों की आवश्यकता है। मतलब वो घूम फिर के एक ही बात कर रहा है हमारे मतलब किसी बात कर रहा है, मतलब वास्तव में पूरे पैसेज में, मतलब पूरे पैसेज का एक निष्कर्ष निकल के आता है। अच्छा, पैसेज में निगेटिविटी की कोई बात की गई नहीं। पहला विकल्प क्या लिखा है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया रियल फूड गेन इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पोल्यूशन एनिमल्स। अच्छा एक बात ये बताइए, क्या कहीं पर सीधे सीधे अनाज के बारे में बात की गई? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं। क्या इस पैसेज में ये बात मैंने सही है कि ये 80% बात की, लेकिन 80% बात किसकी की? सभी पुष्पधारियों की, पौधों की, जनजातियों के बारे में बात की। क्या वास्तव में पैसेज में कहीं पर भी अनाज के बारे में बात की गई? तो पहला तो नहीं होगा सर, पहला नहीं होगा, पहला काट दीजिए। हाँ, वाइड वैरायटी ऑफ फूड, उसने कहा, हाँ उसने कहा कि वाइड वैरायटी ऑफ फूड, लेकिन आगे सेंटेंस पढ़ो। किसकी बात हो रही? उस सीरीज फूड चेन के बारे में बात हो रही, ना कि एक पर्टिकुलर किसी अनाज खाद्य के बारे में बात हो रही, लेकिन किसके बारे में बात हो रही? सीरीज फूड के बारे में बात हो रही, पर्टिकुलर अनाज के बारे में बात नहीं हो रही। अच्छा वापस चले आओ, सेकंड देखिए, सेकंड में क्या लिखा भैया? अच्छा, क्या हॉर्टिकल्चर के बारे में कोई बात कही गई पेपर में? हॉर्टिकल्चर के बारे में तो बात नहीं की गई, तो हमारा सेकंड नहीं है। थर्ड में क्या लिखा है? प्राकृतिक वनस्पति से विभिन्न क्षेत्रों में परागण की अधिक कमी हो जाती है। ये बात उसने सीधे सीधे कही है कि लास्ट लाइन पढ़ लीजिएगा, लास्ट में सीधे सीधे लिखा है इफेक्टिव पोल्यूशन रिक्वायर रिसोर्सेज सच एज रिफ्यूज ऑफ द, ना सीधे सीधे लिखा है कि ऐसा नहीं होगा तो अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, लिखा है। उसने कहा कि वास्तव में अगर परागण नहीं होगा तो क्या होगा? अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो सी वाला हमारा सही है। डी में क्या लिखा है? डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट इंडिजीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, कीटों में विविधता, पौधों में विविधता लाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास कौन कौन सा सही है? सी सही है और डी सही है। अब ऐसा कौन से में है? अब आप समझिएगा, हम कुछ ये दूसरा बिल्कुल गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं, आपको भी कंफर्म। पहले में कंफ्यूजन आई, लेकिन हमारे पास तीसरा चौथा भी क्या था? सही था। अगर कोई ऐसा विकल्प होता 1, 3 एंड 4, सुन लीजिए, हम विकल्प के कार्य में उत्तर कभी कभी चला जाता है। देखो पहले में लिखा था ओनली 1, दूसरे में लिखा था 2, 3 एंड 4, 2 तो बिल्कुल गलत है। तीसरे में लिखा था ओनली 1 एंड 2, वो भी गलत है। तीसरे में लिखा था 3, अगर यहाँ पर लिखा था 1, 2 एंड 3 तो पॉसिबिलिटी बन सकती थी। अगर ऐसा कोई विकल्प लिखता कि 1, 3 एंड 4 तो हमारा विकल्प चला जाता, ये भी जान लीजिए। अगर ऐसा कोई विकल्प लिखा होता तो हमारा, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट का है, पहला सही है, मैं फिर कहा गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सही है 3 एंड 4 सही है। अगर हमारे सामने ऐसा कोई विकल्प होता 1
कामा 3 कामा 4, तो हमारा उत्तर यही सही होता। लेकिन उसमें तो ऐसे लिखा है कि पहले ओनली वन। अब इसका मतलब ये दोनों इस दोनों की तुलना में तो सही है ना, तो इसकी तुलना में अगर हाँ ऐसा होता तो मैं बिल्कुल इस उत्तर देता। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत हद तक मतलब आप लोग मतलब काफी क्यूरियोसिटी है। अगला क्वेश्चन का उत्तर बता दो इसी बात पे, 79 का। 79 का उत्तर क्या है? सबका सही? कोई ऐसा है इसके अलावा भी? सर बता। ए, चलिए कोई बात नहीं, कोई ए हो सकता है, ठीक है मैं बात करूंगा सर से। सर खड़े हो जाइए, पढ़िए सर, पैसेज पढ़िए। सर एक मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, पहला आर्टिकल पढ़िए। ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। अब हम पैसेज पे आते हैं, पैसेज पढ़िए। थैंक यू। क्या एग्रीकल्चर के बारे में कहीं पर कोई बात डायरेक्ट कही गई? सर आपने इतनी देर पढ़ा कि अंडरलाइन किया होता, जिसे लिखा है एस डी कम ना कंडक्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ओवर द कावेरी बेसिन ऑफ तमिलनाडु यूजिंग, मतलब एक नदी के बारे में वर्णन किया है। अगर आप लोग कावेरी नदी के बारे में बात किए होंगे, और इस समय आप भी देखते तमिलनाडु हमारी शिक्षा व्यवस्था में दूसरे स्तर पे आ गया, बढ़िया अच्छे से चल रहा है ना। वही लिखा है कि क्लाइमेट मॉडल शो ना शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड्स फॉर मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर एंड ए डिक्रीजेज इन द नंबर ऑफ रेनी डे। This climate shift will have an impact on the hydrological cycle in the region, lead to the more runoff and less recharge and affect the groundwater table. Further, there has been an increase in the frequency of the, अच्छा उसने कहीं पर कहीं डायरेक्ट लिखा है नहीं एग्रीकल्चर के बारे में, कहीं पर पैसेज में क्या बात कहा, और उसने सीधे सीधे पहले विकल्प में क्या लिखा है, उसने कहा डेवलपमेंट ऑफ द रीजन क्लाइमेट मॉडल हेल्प इन चॉइसिंग क्लाइमेट ना स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। उसने वास्तव में ये बात सच है कि उसने कहा कि पैसेज में कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वाटर लेवल कम हो रहा है, सब कुछ बातें हैं, लेकिन क्या एग्रीकल्चर की बात की है? सर पैसेज में एग्रीकल्चर की कोई बात ही नहीं की। हाँ वो बात है हम सपोर्ट कर सकते हैं, भैया पानी नीचे जा रहा है तो हमारी फसल को नुकसान हो रहा है, लेकिन पैसेज में ऐसी कोई बात कही नहीं गई। अच्छा चाहे कितनों का लीजिए, अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए आप देखिए इस बार अभी तक देखिए जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सर्दी होनी चाहिए थी लेकिन हो नहीं रही। लेकिन पैसेज में अगर लिख गया, पैसेज में अगर मैं बात करूं उसमें तो डायरेक्ट आता है नवंबर तक बढ़िया ठंडी आ जाती है, लेकिन पैसेज में अगर नहीं लिखा है तो उसकी हमको मतलब नहीं, एग्रीकल्चर की कोई बात नहीं की गई, तो पहला विकल्प हमारा क्या होगा? अच्छा दूसरा क्यों गलत है भैया? दूसरा भी एग्रीकल्चर के बारे में बात किया, लिखा ना हैवी डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स कैन बी रिड्यूस्ड एडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि दूसरा भी एग्रीकल्चर की बात किया गया, वो भी हमारा गलत है। थर्ड में लिखा है कि क्लाइमेट चेंज इंक्रीज एंड द ना बिल्कुल रिसोर्स, हाँ बिल्कुल जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों का महत्व बढ़ा है, जबकि साथ ही इन पर संकट भी बढ़ा है। डायरेक्ट कह रहा है कि वास्तव में कर दिया कि उसमें सीधे सीधे पढ़ लेते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है उससे जलवायु परिवर्तन में क्या काफी नुकसान हुआ, लेकिन किसी एग्रीकल्चर के बारे में बात नहीं कही। अच्छा पहले में भी डायरेक्ट एग्रीकल्चर है, दूसरे में भी डायरेक्ट क्या है एग्रीकल्चर है, और लास्ट क्यों गलत है? क्योंकि वहां पर एक शब्द लिखा है क्लाइमेट चेंज केस द फार्मर टू एडॉप्ट। क्या फार्मर के बारे में, किसानों के बारे में कोई बात कही गई?
सर पहला हमारा एग्रीकल्चर नहीं कहा गया, दूसरा एग्रीकल्चर नहीं कहा गया, चौथे में फार्मर की, किसानों की कोई बात नहीं की गई, तो पहला दूसरा चौथा हमारा गलत है। सही कौन सा बढ़िया है? ठीक, ऐसे आपको करना है, बस इससे स्पीड करना है, मतलब हमें पैसेज की थीम देखना है, उस थीम के अकॉर्डिंग करना है और स्पीड बढ़ाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का उत्तर बता दो। जब इतना बता दिए तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका भी उत्तर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर कौन सा है? सी। सी में लिखा है ओनली 1 एंड 3, डी में है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, डी बी, अच्छा बी में 2 एंड 3। चलिए बात किया जाए। अच्छा क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं इसकी थीम क्या है, कौन बताएगा? इसका मेन टाइटल क्या है? इस क्वेश्चन का हमारा मेन टाइटल क्या है, कौन बताएगा? रिसर्चर व्हेन एबल टू यूज स्टेम सेल। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूं आपसे, किसके बारे में बात किया है? स्टेम सेल के बारे में बात किया है। किसके बारे में बात किया है? स्टेम सेल के बारे में बात किया है। स्टेम सेल होता क्या, कौन बताएगा? स्टेम सेल क्या होता है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, स्टेम सेल क्या होता है? जैसे हम अगर मैं बात करूं, एक हमारे शरीर में प्रोटीन पाया जाता है, तो अगर प्रोटीन सही से काम ना करे तो वास्तव में हम जीवित नहीं रह सकते, ये बात सच है। अगर हम प्रोटीन काम ना करें, प्रोटीन हमारी मसल्स को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है, जो हमेशा उसको क्या करता है? रीजनरेट करता रहता है, प्रोटीन बनाता रहता है। और अगर वो प्रोटीन बनना बंद हो जाए तो हमारी मसल्स क्या हो जाएंगी? काम नहीं करेंगे। अगर हमारी मसल्स काम नहीं करेंगी तो मसल्स जब खींचेंगी तो हमारा हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। तो जो हार्ट ब्लॉक हो जाएगा तो एक ही कंडीशन आती है, इसका नाम क्या होता है? तो उसने यही कहा है, उसने कहा सो एक में लिखा है रिसर्चर वेर एबल टू यूज स्टीम सेल टू ना गिव द न्यूरोटॉक्सिक्स इफेक्ट द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना। उसने बस एक बात कही इस पूरे उसमें, एक अंडरलाइन अगर आप लोगों ने किया होगा, ऊपर से देखिए लिखा है सेल अपॉन ट्रीटमेंट विद बीपीए। बीपीए का फुल फॉर्म इन्वायरमेंट पोल्यूशन ना दे दिया है। इसने कहा शोधकर्ता पर्यावरणीय प्रदूषण बिस्फिनॉल। बिस्फिनॉल क्या होता है? एक प्रकार का क्या है? केमिकल होता है। ठीक है, जितना भी काम होता है सब किस पे होता है? केमिकल के आधार पे होता है। के तंत्र आविशी इंग्लिश में लिखा है, तो वो हिंदी देखो क्लिष्ट है, इंग्लिश बढ़िया ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक्स, न्यूरोटॉक्सिक्स प्रभाव का पता लगाने के लिए स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करने में सफल रहे। उन्होंने मानव में हृदय रोग, बिल्कुल मैंने पहले कहा स्टेम सेल क्या है? हमारी प्रोटीन को क्या करता है? मेंटेन करता है। अगर वास्तव में हमारी प्रोटीन मेंटेन नहीं होगी तो सबसे पहले क्या ब्लॉक हो जाएगा? हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। और वास्तव में जब देखिए, क्योंकि वो हमारी जो मांसपेशियों को क्या करता है? हाँ मतलब सिकुड़ा देता है। और जब मांसपेशियां हमारी सिकुड़ जाएंगी तो हार्ट क्या हो जाएगा? काम करना बंद कर देगा। और जब मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी, जानते हो कभी आपसे बात करूंगा, मेरे बेटे को यही प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, तो उसको स्टेम सेल से प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो वो इंजेक्शन रिएक्शन कर गया था। तो अब जब इंजेक्शन, तो स्टेम सेल बनना बंद हो गई। बहुत इलाज हुआ लेकिन वो हो नहीं पाया था। स्टेम सेल एक थेरेपी होती है जो वास्तव में हमारे जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो स्टेम सेल एक थेरेपी होती है जिसमें क्या होता है कि माँ के बैकबोन से मतलब जो है वहां से सेल निकाली जाती हैं और उसमें दूसरे के बैकबोन में डाल के रीजनरेट किया जाता है। अगर जनरेट हो गया तो सक्सेसफुल है, अगर जनरेट नहीं हुआ तो अनसक्सेसफुल है। इसका मतलब रिस्क बहुत होता है, ये बात सच है। स्टेम सेल थेरेपी पर क्या होता है? तो वही इसमें लिखा है कि उन्होंने मानव में हृदय रोग, मधुमेह और परिवर्धन अब सामान्यताओं के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले यौगिक बीपीए के अनुप्रयोग के द्वारा मूसक की भ्रूण, यानी कि वही बात है, भ्रूण में होता है। स्टेम सेल क्या होता है वास्तव में? जब हाँ जो वास्तव में सिंड्रोम होता है, अगर किसी ने पढ़ा होगा, जिसे जब बच्चा बनता है तो एक फेटल होता है, क्या होता है? भ्रूण होता है। वहीं से हमारी क्या बननी होती है? सेल बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे दिक्कत आई तो माँ के ही स्टेम सेल बच्चे में क्या हो जाती है? प्रोवाइड की जाती है, जो जनरेट किया सकता है। भ्रूण स्टेम कोशिकाओं के विभेदन के दौरान की गई अभिवृद्धि प्रोफाइल की जांच के लिए जैव रासायनिक और कोशिका आधारित अपमान के संयोजन का उपयोग किया। वे अंतः त्वचा और वायु त्वचा जैसे प्राथमिक जनन स्तरों के सही विनिर्वेदन के लिए बीपीए यानी कि लिखा है आविशालुता का पता लगाने और
आपपन करने तथा तंत्रिका प्रजनन कोश का आश्रित करने में सफल है। ये हमारा इकोलॉजी से निकल के आया था। कहां से निकल के आया था? इकोलॉजी। वर्तमान का पैसेज वही है, या तो इन्वायरमेंट होगा, या इकोलॉजी होगा, या एजुकेशन होगा। अब उसने पहला विकल्प लिखा है बीपीए मेनी इंटर इम्बोरनिक न डेवलपमेंट इन वीवा। मतलब ऐसी, मैं आपसे बात करूं, क्या ऐसा कोई बात डायरेक्ट कही गई पैसेज में? ये हमें बता दें, कहा गया पहला नंबर का पैसेज कहीं कहा गया कि कहीं नहीं लिखा है बीपीए। मतलब वास्तव में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बाइपर्सनल मेनी अल्टर इम्बोर्निक डेवलपमेंट इन वीवा, यानी कि ऐसी कोई बात हमारे पैसेज में डायरेक्ट कही नहीं गई। तो अगर डायरेक्ट कही नहीं गई तो हमारा पहला विकल्प क्या है? गलत है। दूसरा क्या लिखा है ना? लेकिन हाँ, दूसरा क्या लिखा है, बात किया जाए आपसे। हाँ, प्रदूषण से होने वाले रोग के उपचारों की, बिल्कुल हमारा सेकंड बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरे में क्या लिखा है? तीसरा भी हमारा क्या है, सही है। लेकिन मतलब दूसरा दूसरा तो तीसरा तो हमारा पूर्ण रूप से क्या है, सत्य है। लेकिन यहां पर एक शब्द निकल के आया, उस शब्द में लिखा था कि रिसर्चर वेर एबल टू यूज स्टेम सेल टू गिव द न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय पर्सनल। They used a combination of the biochemical and cell-based assay to examine the DNA expansion profile during the differentiation of the mouse embryonic stem cell upon treatment with BPA. A compound know a case of the heart disease, na disability and development a hormonal in human. They were able to direct the major BPA toxicity towards the proper specimen. हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बी और सी क्या है, सही है, और ए हमारा क्या हो गया है, गलत है। तो यहाँ पर पहले के बारे में डायरेक्ट कोई पैसेज की बात नहीं कही गई। क्वेश्चन में क्या बात किया है? ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज गिवन एवं द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। सही है सर। क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? एजम्पशन के बारे में बात कर रहा है। तो दूसरा दूसरा हमारा सही है, तीसरा हमारा सही है, लेकिन एजम्पशन के रूप में पहला भी हमारा क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा 1 2 3, तीनों सही है। मतलब अगर हमारा ये क्वेश्चन, हाँ मैं क्वेश्चन में सॉरी मैंने जाने क्वेश्चन लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज गिवन अबाउट द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड, यानी कि एजम्पशन के कारण हमारा तीनों विकल्प क्या हो गया है, सही है। अगर ये कंक्लूजन होता तो केवल दूसरा और तीसरा सही होता है। लेकिन बात किसकी कर रहा है, एजम्पशन की। हमारे पास उसमें सीधे सीधे कहा अगर ऐसा होगा तो इसको परिवर्तित किया जा सकता है। अगर वास्तव में रिसर्च किया जाएगा तो स्टेम सेल थेरेपी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो हमारे पास उत्तर क्या सही है, 1 सेकेंड एंड थर्ड। एक पैसेज और, इसका उत्तर बता दीजिए। सी इज द राइट आंसर। सबका सही है। कोई अलावा, इसके अलावा सी अलावा भी किसी का है? अरे वाह, आप सबका सी सही है। सी पहला क्यों नहीं? क्वेश्चन लिखा इन ए सर्टेन दैट, अगर मैं बात करूं तो पहली बात क्वेश्चन का सार किससे समझ में आया, इस पैसेज का निष्कर्ष किससे समझ में आया? सबको समझ में आया तभी तो सी बताए। सर बताए बताए इसमें पैसेज में क्या कहा गया। पैसेज देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा क्योंकि इसने रेशनल इन्फ्लुएंसेस की बात की है। क्वेश्चन किसके बारे में बात किया है, रेशनल इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात किया है। क्वेश्चन पढ़िए, पैसेज पढ़िए पूरा।
उसने एक शब्द उठाया कॉमनवेल्थ के बारे में, एक शब्द उठाया कि वास्तव में लिखा है कि जो बेसिक की बात कर रहा है कि मनुष्य जन्मजात रूप से नागरिकता के लिए उपयुक्त बनाया जाना चाहिए, कि वास्तव में जो नेशनलिटी के बारे में बात किया, कॉमनवेल्थ के बारे में बात किया। और जब हम वहां पहुंच गए कि which among the following is the most logical and rational inferences that can be made from the passage given above। रेशनल मतलब समझते हैं, मैंने शायद आप लोगों को रेशनल के बारे में आपको बताया था। रेशनल का मतलब होता है सर जो वास्तव में युक्त संगत हो, रेशनल मतलब जो लॉजिकल हो, ऑलरेडी जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। रेशनल मतलब क्या होता है, जो पूर्ण रूप से क्या हो, हिंदी इसकी अंत क्या होती है रेशनल की, युक्त संगत। मतलब देखिए एक तर्क नहीं होती इसकी हिंदी, तर्क करना नहीं होती इसकी, होती हिंदी होती युक्त संगत। युक्त संगत मतलब जो पैसेज में बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और उसने कहा पहले में लिखा है सेडेशन वेयर एंड ब्रीथ ऑफ द लॉ ऑन द इनविटेबल इन एवरी डोमिनेशन, प्रत्येक अधिराज्य में राजद्रोह युद्ध विधि के उल्लंघन। अच्छा एक बात आपसे फिर कर लूं कि ऊपर लिखा था कि वास्तव में राजद्रोह युद्ध और विधिला की अवहेलना उल्लंघन को प्रजा की अनैतिकता का उतना नहीं माना जा सकता जितना कि अधिराज की बुरी स्थिति पर। लेकिन यहाँ पर लॉजिकल का तर्क कहां सही हो सकता है, क्योंकि उसने कहा स्टेडियम वेयर द ब्रीथ ऑफ द लॉ आर द ना इनेटेबल मीन्स होता क्या है ये कौन बताएगा। इनेटेबल मीन्स क्या होता है, जिसको टाला ना जा सके। जैसे आपके देश पर कोई युद्ध होने वाला है तब आप मतलब जो जिसको हम किसी तरह क्या टाल, जैसे विपत्ति नहीं अचानक आती, तो जब कोई विपत्ति अचानक आती तो उसको हम टाल नहीं सकते। तो अब ऊपर ऐसे कोई लिखा था, ऊपर इसके बारे में डायरेक्ट लॉजिकल के बारे में कोई कथन है ही नहीं। जब डायरेक्ट नहीं है तो इसका मतलब पहला उत्तर तो हमारा सही। अगर यही एजम्पशन होता, फिर मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मतलब ऊपर हमारे में लॉजिकल के बारे में ना करके क्वेश्चन में क्या लिखा होता एजम्पशन, तो एक बार मैं फिर कमेंट करता तो ये उत्तर नहीं होते, तो उसमें कोड में लिखा होता 1 2 सही है या 2 3, मतलब जैसे अगर एजम्पशन होता तो इसमें से 2 सही हो जाता है, जब 2 सही होते तो उसमें लिखा होता 1 2 या 2 3 या 1 3 ऐसे लिखा होता। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा कैसा है, लॉजिकल है, और लॉजिकल में क्या होता है जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो पहला तो पूर्ण रूप से सत्य नहीं। दूसरे में क्या लिखा है कि इट इज नॉट द पीपुल बट द सब्डिविजन ना हु इज द रिस्पांसिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम ऑफ एनी डोमिनेशन। ऐसी कोई बात हमारे पैसेज में की नहीं गई। थर्ड में लिखा है दैट डोमिनेशन इज द बेस्ट व्हिच processes the aim of unity and has law for good citizenship। वह अधिराज्य सर्वोत्तम जो एकता कलश के लिए प्रयास करता है, इसके पास गुड सिटीजनशिप के लिए विधि ला है। ये बात हमारे पेपर में कही गई। उसने कहा एक तो बर्थ मिल सकता है, कहां से मिल सकता है, उसमें ऊपर ऑलरेडी लिखा है कि उसने कहा कि वास्तव में men are not born fit for citizenship but must be made so। लिखा है ऊपर, ऊपर से 3 छोड़ दो, 3 लेने छोड़ दो, चौथी लाइन पढ़ लीजिएगा, लिखा है for men are not born fit for citizenship but must be made so। वास्तव में इसके आधार पर उत्तर क्या है, सही है। चौथा क्यों सही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर men to इंस्टेबल ए गुड नॉमिनेशन, कोई बात कही नहीं गई, तो उत्तर कौन सा सही है। ये सारे सेट अभी इसमें जानते हो, इसमें 23 सेट आया था 2021 में, कितना पैसेज है 23। तो आप समझिए हर पैसेज से कितना क्वेश्चन आ रहा है, 23 पैसेज 28 क्वेश्चन थे, 27 क्वेश्चन थे, 23 पैसेज से कितना क्वेश्चन था, इसका मतलब 23 से 23 है और 2 से 1 2 बढ़ लिया। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था। अच्छा मैं एक जब ये पैसेज पढ़ रहे थे, किसी की स्पीड पढ़ने की थोड़ा तेज है, मेरी खुद ही स्पीड धीमा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी स्पीड पढ़ने जैसे रीजन क्या है, स्पीड बढ़ाना। कोई जैसे इन्होंने 1 मिनट वो पूरे पैसेज को 1 मिनट 9 सेकंड में पढ़ा था, इन्होंने उस पैसेज को 1 मिनट 11 सेकंड में पढ़ा था, सर का 1 मिनट 22 सेकंड गया था। और जब वहां पर हम कोई पेन नहीं चला रहे, सिर्फ पढ़ रहे हैं, और जब हम पेन चलाएंगे तो उस पैसेज को कितना मिनट दे देंगे, 2 मिनट। तो उस पैसेज को हम थोड़ा सा बढ़िया करेंगे। ठीक है, 4 लाइन इसके बारे में लिखिए फिर आप छोड़ दूंगा।
कितना आपका कितना सही हुआ मैम? 4 सही हुआ, 5 थे टोटल। आपका 3, आपका 4 सही। आपका सर कितना सही हुआ? 2। आपका कितने सही हुए? 3, 2। चलिए, अच्छा अगर मैं आपको सीट प्रोवाइड कर दूं तो आप घर से करके ला सकते हो, क्योंकि रीजन है मैं कितना करूंगा, मेरी 2 क्लासेस और हैं, मैं बहुत ज्यादा कल कल वाले में 6-7 क्वेश्चन दे दूंगा, अगले वाले में 10 क्वेश्चन करा लूंगा, तो 10 5 15 20 और हो जाएगा। और इसमें आपको अगर सीट मिल जाए एक साथ, जैसे 20-50 क्वेश्चन की एक सीट मिल जाए तो वो सीट आप लोग कर सकते हैं। और जिसमें अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं किसी दिन आऊंगा, तो उस दिन जो है एक तरफ से उसका आंसर क्या, भले घंटा 2 घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे ना, कोई डाउट तो होगा नहीं। ठीक है, 2-4 बात लिख लीजिए, बाकी तो अच्छा ये सब लोग नोट कर लिए थे, कोई ऐसा जिसको नोट ना किया हो? नोट कर लो भैया जल्दी से, फिर बात करो, ये जल्दी नोट कर लीजिए। हिंदी वाले विद्यार्थी मैंने देखा है वास्तव में सबसे ज्यादा यही करते हैं, रीजन है, इसमें अगर हम अच्छे से कर लेंगे ना तो उसकी थीम समझ में आ जाए, क्वेश्चन आएगा। अच्छा जानते हो, आप खुद पेपर अगर देख, प्रीवियस पेपर चेक कर लियो कि नहीं सब लोग, ईमानदारी से? नहीं चेक किया, चेक कर लो। हाँ ईमानदारी मतलब देखिए, चेक करने भी तो ईमानदारी से चेक करना है ना, इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इनका फिर बात करो। सी सेट में तो नंबर यही से चुराए जाएंगे, पैसे से। कितना क्वेश्चन मतलब 28 क्वेश्चन आएगा सर, बहुत होता है। 80 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन कहां से रहेगा? कंप्रीहेंशन मतलब हमारा 25 से 30% कंप्रीहेंशन। आप लोग एजम्पशन आर्गुमेंट पढ़ लिए कि नहीं? एजम्पशन आर्गुमेंट पढ़ लिए? सर देखो, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जिस हिसाब से क्लास लगती है बस उसी हिसाब से कर सकते हैं, और जितनी क्लास हो सकती है। देखिए टॉपिक कौन कौन से था, एक था डिसीजन मेकिंग, लगातार होना चाहिए था। लॉजिकल रीजनिंग का जितना भी टॉपिक है सर, इससे पहले टॉपिक होना चाहिए था, इससे पहले कि मैं अपना राय बता रहा हूं मैं, इससे पहले जो हमारा होता है उसका नाम है स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट लॉजिकल सिलोगिज्म, सिलोगिज्म पढ़िए, सिलोगिज्म। तो ये टॉपिक जब लगातार होते हैं ना तो हम एक दूसरे से क्या कॉम्बिनेशन रिलेशन बना लेते हैं, जब रिलेशन बन जाता है तो इसे हम असर्टेन पढ़े तो रीजन पता है ना, स्टेटमेंट पढ़े तो हमें एजम्पशन पता है, तो हम पता चले अच्छा ये भी इनडायरेक्ट आ रहा है। एक ही क्वेश्चन में एजम्पशन बताना हो, दूसरे में उसी पैसे से जहां 2 क्वेश्चन मिलेगा, जहां 2 क्वेश्चन मिल रहा है वहां पर क्या कर रहा है, उसी पैसे से हमें एजम्पशन बताना है और उसी पैसे से हमें स्टेट कंक्लूजन बताना है। कंक्लूजन मतलब जो पैसेज में है वो सही है, और एजम्पशन मतलब जो पैसेज में भी नहीं है उसकी भी धारणा हमें बनानी है। जहां 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में, वहां एक क्वेश्चन कंक्लूजन का होगा और एक क्वेश्चन किसका होगा, एजम्पशन का होगा। आपने कहा अभी तो मैंने इसको गलत किया था, यही दिक्कत करेगा। आपने कहा अभी तो मैंने ऊपर इसको कंक्लूजन में क्या किया था, गलत किया था, और नीचे वही क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। क्योंकि पूर्व धारणा का मतलब मैंने कहा मेरे पास बोतल है और रख दिया, आप इसकी जितनी बनाना चाहो, सर कोई आया होगा आधा पानी पी लिया होगा, या सर ही आधा पानी पी लिए होंगे, या हो सकता है जो मैम या जो सर लेकर पानी आए हो सकता आधा बोतल ही पानी लेकर आए हो, इसकी इतनी पूर्व धारणा है। हो सकता है मैंने आधा पानी पी लिया हो सकता है मैं ऐसा रखा हूं कि कोई विद्यार्थी आके पानी पी लिया हो सकता है मैं आधा पानी ही लाया हूं तब, तो इसकी पूर्व धारणा बहुत हो सकती है। तो निष्कर्ष में जो बात सत्य है कि भैया बोतल हाफ है तो बोतल हाफ है, उसकी कोई वो नहीं है ना। तो और जंक्शन में वही क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, मूवमेंट कर जा रहा है। लिख लिया सर, 2 लाइन और लिखिए फिर बात किया जाए।
पॉजिटिव कीवर्ड्स थोड़ी सी लिखिए, ये हटा दूं, सटरअप कर दूं, पहला लिखिएगा। एक शब्द आपके समझ आया था जब शायद मैंने पढ़ाया था, सिंपैथी और इम्पैथी आया था। सिंपैथी और इम्पैथी में डिफरेंस कौन बताएगा? सभी को मालूम है सिंपैथी इम्पैथी में डिफरेंस, बता चुका हूं ऑलरेडी, पेपर में आता है। सिंपैथी और हाँ, चलिए हमें मालूम है कि आपको मालूम है सिंपैथी मतलब क्या होता है, सिर्फ नॉर्मल है कि ओरल वैल्यू बात किया जाए कि सर कोई दिक्कत होगी मुझे बताइएगा, और इम्पैथी मतलब आपकी समस्याओं को स्वयं अपनी समस्या का कलू समझ लूं और आपकी समस्या के अनुसार मैं बात करूं तो उसे क्या कहते हैं। चलिए एक पेपर में हमेशा शब्द आपके पेपर में ज्यादा, जब इकोलॉजी मतलब जो हमारा ईवीएस सेक्शन से हमारा पेपर में आएगा या इकोलॉजी से हमारा पेपर में आएगा तो पापा क्लास में हम बात करेंगे, ठीक। तो हमारे सामने जो पेपर मिलेगा ईबीएस और इकोलॉजी से मिलेगा, तो जब हमारे पास ईबीएस वर्तमान में आएगा या इकोलॉजी से आ जाएगा तो एक शब्द यहाँ पर हमेशा मिलेगा जिसका नाम होगा क्रिएटिविटी। क्या नाम होगा? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की हिंदी बहुत है, इंग्लिश कम है, हिंदी बहुत है। हिंदी क्या है? मतलब जो है खोजबीन करना, क्रिएटिविटी है सृजनात्मकता ना। सृजनात्मकता मतलब क्या होता है? निर्माण करना। तो लिखो क्रिटिकल, लिखा है तो क्रिएटिविटी क्या, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। अगला एक लिखिएगा इसका नाम होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग की हिंदी क्या होगी? अपसारी, अमूर्त, औपचारिक। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फॉर्मल, फॉर्मल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और यहां जो गलत होगा वो विकल्प मिलेगा अभिसारी। ये भी बता दे रहा हूं, जो गलत मिलेगा उसका नाम क्या लिखा होगा? अभिसारी। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो वास्तव में ब्रॉड थिंकिंग की बात कर रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं? अमूर्त। ये कौन सा थिंकिंग है? ब्रॉड। और ये कौन सी थिंकिंग हमारी है? कंसाइज, या इसको हम बॉन्डेड कह सकते हैं। पेपर में, पेपर में किस नाम से आ जाएगा? बॉन्डेड। दोनों में डिफरेंस कौन? अच्छा डिफरेंस तो आपको सभी को मालूम है, एनीवन किसी को डाउट है? पेपर में ऐसा आ जाएगा जो पैसेज के अनुसार उत्तर देना हो तो उसे कहेंगे अभिसारी। पैसेज के अनुसार उत्तर देना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट। और पैसेज में आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ कर प्रस्तुत कर दे तो उसे क्या कहेंगे? इसका मतलब जानते क्या होता है? दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष देना। मान लीजिए एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा आता है कि दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी है। यहां पर एक प्रधानाचार्य और एक सहायक मास्टर। तो प्रधानाचार्य क्या है? एक तो ऊपर के नियम है लेकिन वो उस विद्यालय में स्वतंत्र है, और जो आपका जो सहायक है वो बॉन्डेड है, वो किसके अनुसार काम करेगा? तो अगर पैसेज के अकॉर्डिंग उत्तर देना है तो उत्तर, ऐसा नहीं कि उत्तर इसको नहीं आता, कभी कभी ये भी देना पड़ता है। पैसेज के अकॉर्डिंग उत्तर देना है तो आंसर क्या दोगे? कन्वर्जेंट थिंकिंग। और पैसेज में कभी कहता है कि ऑथर क्वेश्चन क्या करना चाहता है या इस पैसेज की टाइटल क्या है या उसमें ना मिल रहा हो और उस पैसेज से अलग उत्तर देना तो उसे क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग या फॉर्मल थिंकिंग। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पेपर मिलेगा इंडेक्टिव। इंडेक्टिव, इंडेक्टिव आगमन। ये जितना ईबीएस सिस्टम मिलेगा ये हमेशा इंडेक्टिव मेथड के बारे में बात करेगा। मतलब जो है ढेर सारे एग्जाम्पल के बारे में बात करेगा, नदियां, पहाड़, झरने, तालाब, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जितना भी वास्तव में ब्रॉड थिंकिंग होगी उस पर किस पर बात करेगा? इंडेक्टिव। अगर वो सीमित कर देगा तो बात करेगा डिडक्टिव।
ये नियम की बात करेगा। इसका मतलब ये भी पेपर में आता है। उस पेपर में अगर पैसे में सिर्फ थ्योरीज के बारे में बात करने लगा तो उत्तर कहां चला जाएगा, निगमन विधि क्या मतलब फैक्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, गुम, ये भी ब्रॉड हो गया और ये क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया ना। ये ब्रॉड हो गया, आगमन क्या हो गया, ब्रॉड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया। एक हमारा बात करेगा क्यूरियोसिटी, हिंदी में से क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी, उत्सुकता या जिज्ञासा, कहीं कहीं लिखा होता है उत्सुकता या जिज्ञासा, उत्सुकता या जिज्ञासा, इसके बारे में आपको पता है। बस इससे ज्यादा हमारे पेपर में कोई ऐसे शब्द नहीं मिलने वाले हैं जो आपको दिक्कत करेंगे। कल हम आपको कम से कम अच्छा 10 पॉइंट और बचे इसमें जो पेपर में आते हैं, जो पिछले 19 और 20 में आए हैं, और 10 पॉइंट जो पेपर में आते हैं वही बचे, 9 या 10 ही बचे, उनकी कल आपको वो लिखा दूंगा। इसके बाद में कम से कम आपको 7 कल ही मतलब जो है 18-19 के साथ सेट करा दूंगा, नेक्स्ट वाले दिन 10 करा दूंगा, और एक बात आपको एक सीट दे दूंगा जिसमें आपके मैक्सिमम 50 क्वेश्चन होंगे। फिर अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है। और एक बात और करिएगा कि जिसे हम कभी कभी बात करते हैं, जैसे एजम्पशन आर्गुमेंट के बाद, अच्छा कोई हमें बस इतना बता दो कि एजम्पशन और आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या होता है, एजम्पशन और आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या होता है। वैसे पेपर में आपके एजम्पशन और असर्टेन ज्यादा मिलता है, एक शब्द मिलता है असर्टेन, क्या मिलता है, असर्टेन और एजम्पशन में अंतर क्या है, ये हमें बता दीजिए, असर्टेन और अजम्पशन में अंतर क्या है। इसको हम कह सकते हैं इट इज डिक्लेरेशन, क्या कह सकते हैं, इट इज डिक्लेरेशन। ये एक मीनिंग क्या है, इट इज डिक्लेरेशन के बारे में बताइए, या अनडिस्प्यूटेड फैक्ट कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, असर्टन हमारा क्या होता है, इनडिस्प्यूटेड फैक्ट, जिसके बारे में पूर्ण रूप से सत्य वैल्यू ना हो। और अजम्पशन क्या होता है, एजम टू बी ट्रू, ये किसके बारे में बात कर रहा है, एजम टू बी ट्रू, लिख लीजिए, ये बात करेगा एजम टू बी ट्रू, और ये किसके बारे में बात करेगा, डिस्प्यूटेड फैक्ट के बारे में बात करेगा, जो वास्तव में कथन में है नहीं, लेकिन फिर भी हमें उसके पास अगर, अच्छा सबसे मेन थीम क्वेश्चन में दिक्कत होती है कि क्वेश्चन में लिखता है कि दिस पैसेज इज एजम्पशन या असर्टेन, वहां पर दिक्कत होती है कि क्वेश्चन आपको पैसेज समझ में आया, उत्तर भी आपको मालूम है, जिसे मैंने अभी भूला, उत्तर मालूम है और मैंने पैसेज नहीं पढ़ा है, पैसेज में असर्टेन पूछ रहा है कि एजम्पशन पूछ रहा है कि कंक्लूजन पूछ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे भैया कि वो क्वेश्चन से क्वेश्चन लिखता है व्हिच आर मेन थीम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहली बात तो आपके पेपर में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, एक तो मेन आइडिया पूछेगा, क्या पूछेगा, जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं पैसेज के बाद जो क्वेश्चन लिखेगा, जैसे आपने लिखा था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट ऑफ मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्लुएंसेस दैट कैन बी मेड फॉर पैसेज गिवन अबव, ये ठीक था। लेकिन दूसरे में जैसे कह दिया, जैसे एक प्रश्न ये आया कि ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज गिवन अबव द फॉलोइंग एजम्पशन हैज बीन मेड, किसी में एजम्पशन कहेगा, किसी में असर्टन कहेगा, किसी में क्या कहेगा, मेन आइडिया कहेगा, दूसरा क्या कह सकता है, पर्पज, मतलब वास्तव में क्या है, पर्पज। एक शब्द आएगा, इसका नाम होगा इन्फ्रेंस, क्या लिखा होगा, मतलब ये शब्द जो पेपर में कहेगा, मेन आइडिया कह सकता है, पर्पज कह सकता है, इन्फ्रेंस कह सकता है, असर्टन कह सकता है, एजम्पशन कह सकता है, कोलैबोरेट कह सकता है, कैसा कह सकता है, कोलैबोरेट कह सकता है, और इंप्लीकेशन कह सकता है, क्या कह सकता है, इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन मतलब समझते हैं, हाँ अप्लाई करना, लागू करना। तो ये हमारे क्वेश्चन के थीम होते हैं, कितने थीम है, पहले का नाम क्या है, मेन आइडिया, या हो सकता है वो क्रक्स लिख दे डायरेक्ट ना, कह दे कि इन दिस पैसेज, या ऐसे डायरेक्ट कह दे कि इसमें लिखा भी है, एक मैंने आपको सीट दिया नहीं, इसमें लिखा है बड़ा छोटा सा, ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज गिवन क्रैक्स हैड बीन मेड, क्वेश्चन अगला जो सीट आपको मिलेगी उसमें डायरेक्ट लिखा क्रैक्स हैड बीन मेड। अब हिंदी में तो लिखा है साफ साफ बढ़िया, हिंदी में कहा है कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य के आधार पर इसका मुख्य थीम क्या है,
इंग्लिश में क्या लिख दिया? क्रक्स, CRUX, ये नहीं लिखा, इसका मतलब तो मेन आइडिया है ना। तो हो सकता है पूछे मेन आइडिया क्या है, हो सकता है पूछे क्वेश्चन पूछे पर्पस क्या, हो सकता है आपसे पूछे कि इन्फ्लुएंसेस क्या, हो सकता है आपसे पूछे क्या है असर्टन क्या है, या अटेंशन क्या है, कोलैबोरेट क्या है, और एक आता है टोन, क्या आता है? टोन। हो सकता है हाँ थीम पूछ दे ये, और टोन पूछने के बाद एक आता है इंप्लीकेशन और एक आता है कंक्लूजन। सबसे सरल कौन सा है? कंक्लूजन। सबसे अगर वास्तव में देखिए टोन भी ठीक ही है, टोन क्या कहता है? पैसे समझना होता है, और सबसे जो आसान लगता है उसका नाम क्या होता है? कंक्लूजन। कि भैया अगर फैक्ट है तो सही है, अगर फैक्ट नहीं है तो ठीक। इतने आधार पे वो 8 या 9 प्रकार के क्वेश्चन आता है। कितने प्रकार से क्वेश्चन आता है? 8-9। और आप ये मेहनत करेंगे, कल मिलूंगा 7 से 8 क्वेश्चन के साथ, और उसमें भी 2 साल के क्वेश्चन होंगे, फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, चले, थैंक यू, धन्यवाद। और जिनका गलत हुआ है ये जानिएगा कि मैंने गलत क्यों किया। ये देखिए, हमसे ज्यादा मेहनत आपको करना है, हमसे ज्यादा मेहनत किसको करना है?